अच्छा चलें, बच्चों के आने से पहले मुझे ये बताएं कि डिवेंचर जिस मर्जी मॉडल पे हो, आप लोग टैक्स बेस क्या लेंगे? टैक्स बेस बताएं क्या लेंगे? परचेज प्राइस। अगर वो कह दे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डालना है तो टैक्स बेस ले लेंगे परचेज प्राइस। चलो ये फारिग हो गया। दूसरा, करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर कौन सी वाली इनकम उल्टा के कौन सी वाली रिकॉर्ड करेंगे? ये छोड़ें, इस तरह नहीं बताना, बस मुझे बताएं कौन सी रिकॉर्ड करेंगे करंट टैक्स की वर्किंग में। उल्टा वो दीजिएगा जो पड़ी हुई है, कूपन रेट वाली रिकॉर्ड। और अगर P&L में ऑलरेडी कूपन वाली रिकॉर्ड हुई हुई तो अब सोच लेंगे सारा कुछ। तो इसको सोच के खुद करें। मेरे ख्याल से कैरिंग अमाउंट लें, टैक्स बेस लें, एक मॉडल में जनरल एंट्री भी कर दीजिएगा जो डेफर टैक्स के टी अकाउंट में जानी है। कौन से मॉडल में जनरल एंट्री कर दीजिएगा? ओसीआई में। ओसीआई में जनरल एंट्री भी कर दीजिएगा। तो मोटी मोटी बातें सुन लें। टैक्स बेस में क्या ले लेंगे? परचेज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैं ये नहीं कह रहा तीनों की P&L में डाल देंगे, हो सकता है किसी की पहले ही P&L में पड़ी हो, तो थोड़ा अकल लगा लीजिएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, किस में डाल दो? P&L में। फिर वो देख लीजिएगा कैसे डालनी है, करंट टैक्स में कैसे डालनी है। और एक जगह जनरल एंट्री कर दीजिएगा, कहां पे? एफईटी ओसीए में जनरल एंट्री करके डेफर टैक्स के टी अकाउंट में एक फिगर ले जाइएगा। चलें ट्राई करके आइएगा। आप लोगों ने वर्किंग्स ये सारी की हों जो हमने ये की हुई है, ये वाली वर्किंग, ये वाली वर्किंग और ये वाली वर्किंग, ये तीनों वर्किंग्स आपने की हों तो इन्हीं वर्किंग से मैं हाईलाइट करके आपको बता दूंगा सारा। मुझे उम्मीद है कि आपके तो इंशाल्लाह रिकॉन भी मैच कर जानी है, तो हमें इसकी चीज टेंशन ही नहीं होनी, तो ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब मोहतरम आप हजरात निकालें पेज नंबर 588, 589, 589, वॉल्यूम 2। जब 1 निकालना होगा मैं बताऊंगा। वॉल्यूम 1 में तो हैं इतने, हाँ उसमें तो इससे भी ज्यादा सफ़े हैं। क्वेश्चन 3 पेज 589। जल्दी से 2 से 3 मिनट लगा के पूरा सवाल पढ़ लें। जल्दी करें भाई, चिट्टा कुक्कड़ बने रहे थे। पढ़ लिया? चलें पार्ट 2 में करा देता हूं, फिर पार्ट ए तरह क्लास पूरी हो जाए तो करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम दैट, शुक्रिया उन लोगों का जो पार्ट बी के लिए स्पेशली आए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम दैट, मैं दिल से कर रहा हूं शुक्रिया, एज्यूम दैट टुडे द डेट इज 31 अगस्त 2022। आज एज्यूम करें डेट है 31 अगस्त 2022 को। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज किए हैं, इसका मतलब होता है कि हम लेट आए। इसका मतलब ये होता है कि हम 31 अगस्त पे खड़े हैं। At year end, certain orders against which customers have paid full amount in advance are still undelivered. पैसे आगे में, चीजें भी डिलीवर नहीं की। These orders were booked at old prices. ये ऑर्डर ओल्ड प्राइसेस पे बुक हुए थे, बट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स हैव इंक्रीज्ड एनॉर्मसली। लेकिन चीज बनाने की कीमत बहुत बढ़ गई है। पेज नंबर 589, KF6. These orders were booked at old prices, but production of these goods have increased enormously due to production price, due to fluctuation in exchange rate and inflation in local market. एक्सचेंज रेट मतलब बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं वो भी महंगी पड़ रही हैं और पाकिस्तान में भी महंगाई हो गई है। हमारे पास
कैंसिल करने का राइट है। हम इन ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं बाय रिफंडिंग द फुल अमाउंट। फुल अमाउंट उनको वापस करके रिफंड कर दें along with a penalty of 85 million, but that would result in loss of reputation and goodwill. Therefore, CML is considering to fulfill these orders on their delivery dates, which is अगला साल, which would result in loss of 150 million. अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं ऑनर करता हूं कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे 150 मिलियन का लॉस आता है, अगर मैं कैंसिल करता हूं तो मुझे लॉस आता है 85 मिलियन का। हमारी मैनेजमेंट का ख्याल है कि लॉस ऑन, अच्छा इस ख्याल को छोड़ें, देयरफॉर सीएमएल इज कंसीडरिंग टू फुलफिल दीज ऑर्डर्स, क्योंकि पेनल्टी पे करने से मार्केट में बदनामी होगी, देयरफॉर सीएमएल इज कंसीडरिंग टू फुलफिल दीज ऑर्डर्स। आप बता दें इफ आई ऑनर तो कितना नुकसान होगा 150, इफ आई कैंसल तो कितना नुकसान होगा 85। मैंने क्या डिसीजन लिया या मैंने क्या कंसिडर किया, मैं क्या सोच रहा हूं कि इन ऑर्डर्स को क्या करूंगा। आप बता दें क्या करें, लोअर लें या जो सोच रहे हैं वो करें। मेरे भाई देखें, एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग ना आपकी कोई खाला जी का घर नहीं है आप लोग उधर जो मर्जी कर दें, इसमें ना जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों ने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, तो वो जो अंग्रेज बाबों ने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं ना, थानू IAS 1037 ही नहीं मिलना होना। ये जो बाबों ने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं ना, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर जाके देखेंगे कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में मैनेजमेंट की इंटेंशन देखनी होती है या नहीं। अगर उस स्टैंडर्ड ने कहा कि मैनेजमेंट की इंटेंशन देखनी होती है तो मैं जरूर देखूंगा, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं। आपको पता है हो तो गई है आपकी। अच्छा सॉरी, पेज 28 थोड़ी सी करनी थी मैंने। This standard defines an onerous contract as a contract in which the unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefit. The unavoidable costs are the least net cost exiting from the contract, which is lower of this. अब बताएं कहीं मैनेजमेंट की इंटेंशन का जिक्र है? IFRS 9 में मैनेजमेंट की इंटेंशन पूछी जाती है, होल्ड और मे सेल, उधर पूछी जाती है इंटेंशन। हर जगह मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं पूछी जाती। NRV अब 5-4 वेटेड एवरेज में चॉइस है, LIFO नहीं आप यूज कर सकते। स्टैंडर्ड कुछ जगह अपनी मर्जी भी चलाता है, तो स्टैंडर्ड कह रहा है कि बस लोअर पे रिकॉर्ड करनी है। अब आप 1000 दफा सोचें कि मैंने तो ऑर्डर फुलफिल ही करने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज पर द डेफिनेशन ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वी विल रिकॉर्ड द लायबिलिटी एट लोअर ऑफ 85 एंड 150। बहरहाल इनकी मैनेजमेंट का ख्याल है कि लॉस इन ऑर्डर्स के ऊपर फ्यूचर में आने, इसलिए इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो भाई ऐसी तो बात नहीं है दीज ऑर्डर्स आर बुक्ड, कहीं लिखा हुआ है वर्ब बुक्ड, ये बुक हो चुके हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो ये तो अनअवॉइडेबल है। ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस क्यों नहीं है, बता दें फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस क्यों नहीं है। फ्यूचर में ऑपरेट करें या ना करें, ऑर्डर जब बुक हो चुके हैं तो वी आर बाउंड टू डिलीवर, तो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये तो ऐसी इन्होंने अपनी बोंगी सी मारी है मैनेजमेंट की टेंशन नहीं देखी जाती हमने मैनेजमेंट की इंटेंशन पे कमेंट करना है। CML मैनेजमेंट व्यू इज इनकरेक्ट। This is an onerous contract because the unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefit. The unavoidable cost on the contract show the least net cost exiting. Standard से copy paste किया, which is lower of 150 and 85. So CL should recognize the provision of 85, irrespective of management decision. Management ने जो मर्जी फैसला किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So please we are supposed to try, we are supposed to apply the standard, not the management intention here. चलें जी, ये तो एक छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट था। जो बच्चे लेट आए हैं वो इंशाल्लाह इसको ऑनलाइन ले लेंगे। ये मैंने आपको कराना था असल में 3 का 1। भाई जल्दी आओ जरा, 3 का 1 मुझे थोड़ी सी IAS 21 की रिवीजन करवा दें 2-3 चीज़ों के बारे में। डेटर मॉनेटरी होते हैं, नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी, बिकॉज वी हैव अ राइट टू रिसीव कैश। क्रेडिटर मॉनेटरी होते हैं, नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी, बिकॉज वी हैव अ लायबिलिटी टू पे मनी। Now my question is, एडवांस पेड क्या होता है? एडवांस पेड किसी को याद हो? मॉनेटरी आइटम था या नॉन मॉनेटरी? जिसको भूला हुआ जरा रिवाइज करे।
आपने जनरल टायर को पैसे दे दिए कि मैंने टायर खरीदने हैं, अब इट्स नॉट राइट टू रिसीव मनी, इट्स राइट टू रिसीव एसेट। इफ इट इज राइट टू रिसीव एसेट देन इट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। और नॉन मॉनेटरी आइटम में पता क्या करते थे, मैं आपको याद कराऊं, आप 3 मिलियन की चीज खरीदते थे बाहर के मुल्क से, डॉलर का रेट होता था 200 रुपए, तो आप 600 रुपए पे एंट्री करते थे एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। अब अक्सान अगर महीने बाद डॉलर का रेट बदल भी जाए तो हम 1 फरवरी को एंट्री करते थे इन्वेंट्री डेबिट एडवांस और इसकी प्राइस निकालते थे बैलेंस, लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे नहीं लाते थे। तो ये एडवांस की एंट्रीज थी। एडवांस कौन सा आइटम होता है, मनी आइटम, नॉन मनी। तो इसको जब रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारा जाता, ना चीज खरीदते हुए वर्सेस वाली कैलकुलेशन। बल्कि एक सवाल किया था हमने, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, पीपीई डेबिट, एडवांस कैश और पेएबल क्रेडिट, और पीपी की प्राइस निकाली थी बैलेंसिंग। याद आ गया? ओके। अब पढ़ें जरा, कुछ फिगर्स निकालें कैलकुलेटर पे, वो निकाले बगैर फिर डिस्कशन नहीं हो सकती। कुछ रिवर्स वर्किंग करके फिगर्स भी निकालें। किसी ने कोई फिगर्स निकालनी है? CML is concerned with the impact of rupee devaluation. इसका मतलब कोई बताए, रुपी डिवेल्यूएशन का मतलब? मतलब अगर पहले मैं 300 रुपए से $1 खरीदता था तो अब मुझे 350 400 रुपए चाहिए होंगे $1 खरीदने के लिए। ये मतलब होता है रुपये की कीमत कम हो रही है। देखें जरा, कीमत कम होने का रुपए का मतलब क्या है? यानी पहले 300 रुपए में इतनी ताकत थी कि $1 ले लेते थे, अब रुपए में वो जान नहीं रही। अब शायद मुझे 320-30 रुपए बाजार में लेके जाने पड़े तो फिर शायद $1 मिले। ये मतलब होता है इसका। CML is concerned with the impact of rupee devaluation as its significant cost of production is incurred in US dollar. Cost of production का मतलब है, इसका बिजनेस क्या है, बिजनेस में लिखा हुआ। अच्छा, as a significant cost of production is incurred in US dollar. हमारा ईयर एंड 31 जुलाई, 1.5 महीने में रुपी डीवैल्यू हो गया। 200 रुपए में डॉलर मिलता था लेकिन अब 240 का हो गया। 200 किस दिन रेट था, किसी को पता चल रहा है? 15 जून को। और ईयर एंड पे क्या रेट है? 31 जुलाई को 240। तो ईयर एंड का रेट अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया। ओके। At year end, CML has the following currency balances appearing in its books. क्रेडिटर नजर आ रहे हैं मेरी किताबों में 638 मिलियन के। क्रेडिटर्स मेरी किताबों में नजर आ रहे हैं 630। जरा कैलकुलेटर पकड़ के चेक करें कि ये मैंने कितने रुपए पे रिकॉर्ड किए हुए हैं। 638 डिवाइडेड बाय 3.1। अच्छा, जिसको कोई मसला हो रहा है वो ऐसे कर लें, $3.1 ज़रब पाक रुपीस का रेट इज इक्वल टू 638। तो बैलेंसिंग फिगर फिर मैं रेड से लिख देता हूं, 206 पर डॉलर। अच्छा जरा रुक के बताएं, क्रेडिटर हमारे अकाउंटेंट ने किस पे रखे हुए हैं? बताएं ना। बैलेंसेस अपीयरिंग इन आवर बुक्स एट ईयर एंड। मुझे लग रहा है कि हमारे अकाउंटेंट ने
ईयर एंड का रेट अभी तक इस पे नहीं लगाया, इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारा। ये 15 जून की डेट की कोई लॉजिक नहीं है। 15 जून की डेट ऐसे ही हवाई तीर मारा है उसने, कहते 15 जून को डॉलर 200 का था, अब 240 का हो गया, पास साबित हुआ कि पाक रुपीस डीवैल्यू हो गए। 15 जून तो उसने हवाई तारीख मारी है। मेरे ख्याल से शायद अगर करेंसी कंसिस्टेंसी ऊपर जा रही है ना 200 से आहिस्ता आहिस्ता, तो शायद इन तारीखों के कहीं दरमियान में मैंने खरीदा हो। बहरहाल ये तो मैं ऐसे ही मार रहा हूँ, पता नहीं कब खरीदा होगा। डेट ऑफ परचेज उसने नहीं दी, डेट ऑफ परचेज उसने नहीं दी, कोई मसला ही नहीं। ये एंट्री आई एम डैम श्योर कि हुई होगी डेट ऑफ परचेज को, क्योंकि किताबों में अपीयर हो रहे कितने पे 638, और कितने डॉलर की चीजें खरीदी हैं। तो रिवर्स वर्किंग करके डेट ऑफ परचेज की एंट्री बनी इन्वेंट्री डेबिट फॉरेन क्रेडिटर क्रेडिट। 638 की फिगर उसने हमें दी हुई है, और रिवर्स वर्किंग करके हमने देख लिया कि ये 3.1 डॉलर जो है वो कितने रुपए का है, बोलें 206 का। अच्छा, यहां पे रुक के मुझे बताएं, दूसरा बुलेट ना पढ़ें। CML मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट अबव बैलेंसेस डू नॉट नीड रीट्रांसलेशन एट ईयर एंड। मैनेजमेंट का ख्याल है इन बैलेंसेस को रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मशवरा दें, क्या करें, कर लें या ना करें? क्रेडिटर को तो करना पड़ेगा रीट्रांसलेट, उसको जरा मैं करके देखता हूं। ये एंट्री तो पास्ट बाय अकाउंटेंट है। अब टू बी पास्ट कौन सी है? टू बी पास्ट 3.1 डॉलर हो गए ईयर एंड पे 240 के 744 वर्सेस, आप बताएं लाइबिलिटी ज्यादा वापस करनी है, अमाउंट 106, एंट्री एक्सचेंज लॉस। ये तो मैंने ओरिजिनल एंट्रीज की है ना, अगर रेक्टिफाइंग आपसे मांगता तो सिर्फ ये वाली है, ये होनी चाहिए थी, ये हो गई, ये कर दें। करें नोट जी, इसको तो रीट्रांसलेट करना चाहिए ईयर एंड पे, क्योंकि क्रेडिटर क्या चीज होती है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? अच्छा, ये आपको कैसे पता चले कि उसने वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं की? ईयर एंड का रेट कितना दिया हुआ है, 240, और मैंने जो रिवर्स वर्किंग करके निकाला है वो 206 है। इस एंट्री के साथ टू बी पास्ट, ऑलरेडी पास्ट, इसलिए ऑलरेडी पास्ट है कि उसने लिखा हुआ है किताबों में ये बैलेंस अपीयर हो रहा है। अगला जरा देखें, एडवांस दिया हुआ है मैंने सप्लायर्स को। एडवांस का मतलब है मैंने उन्हें डॉलर दे दिए हैं, मैंने डॉलर भेज दिए हैं बाहर के मुल्क में। एडवांस दे के वैसे मैंने आपको कहा था हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर डॉलर के साथ जो मर्जी हो। मैंने लॉजिक भी समझे ना, डॉलर भेज दिए बाहर, हमें क्या, हमारी बिला से डॉलर जितने मर्जी का हो। मैंने एडवांस उसको डॉलर भेज दिए हैं, उसमें 654 रुपए पाक रुपीस की मद में मैंने उसे दिए थे, जो रॉ मटेरियल अगले 3 महीने बाद डिलीवर होना है। जरा रिवर्स वर्किंग करें, 654 डिवाइड बाय 3 280। जब मैंने पेमेंट की होगी तो डॉलर कितने रुपए का था, 218 का। तो ये भी मुझे लगता है कि एंट्री जो ऑलरेडी पास्ड है वो हो चुकी हुई है, एडवांस डेबिट
कैश क्रेडिट कितने से? 654, 3 इंटू 218, 218 हमने क्या निकाल लिया? बैलेंसिंग। अब बताएं, ये तो पास्ट है, टू बी पास्ट बताएं क्या होगी? क्यों? दिस आर नॉन मॉनेटरी आइटम, दीज डू नॉट नीड रीट्रांसलेशन। अच्छा, उसकी लॉजिक जरा थोड़ा सा सुनिएगा, कर ली नोट? ऑलरेडी पास्ट, ऑलरेडी पास्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि उसने लिखा हुआ है अपीयरिंग इन बुक्स, ऑलरेडी पास्ट। CML's management is of the view that above balances do not need retranslation at year end, इसलिए उसने अपने हाल पे छोड़े हुए हैं दोनों, इसलिए दोनों 240 पे नहीं आए। As loss of one will net off with the gain of other, वो उसने फिर ना शायद वर्सेस वाली कैलकुलेशन दोनों की करके देखी हो, इसकी भी वर्सेस वाली कैलकुलेशन करके देखी हो, इसकी भी वर्सेस वाली कैलकुलेशन करके देखी हो, और बोंगी मारी हो, एक का लॉस दूसरे के गेन से क्या हो जाएगा? हालांकि दोनों के ऊपर तो गेन लॉस रिकॉर्ड करना ही नहीं, हमने सिर्फ पहले पे लॉस रिकॉर्ड करना है। पहले पे क्या करना है? उसने जबरदस्ती इसको भी वर्सेस वाली से जुबानी कलामी करके देखा होगा कि शायद फिर उसको लग रहा होगा कि गेन आना है। वो कहते हैं मेरे ख्याल से एक का गेन दूसरे के लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा, और कहते हैं अगली बात बताऊं आपको, फर्दर रुपी दोबारा एप्रिशिएट करने लग गया। एप्रिशिएट का क्या मतलब है? अब रुपीज में जान आने लग गई है, अब शायद कम पैसों में मैं डॉलर खरीद लूं। फर्दर रुपी एप्रिशिएट करने लग गया है। 15 अगस्त 22 तक हम कहां खड़े हैं? हाँ, हम तो 31 अगस्त को खड़े हुए हैं, काफी आगे खड़े हुए हैं। 15 अगस्त 22 तक, सिंस 15 अगस्त 22 से एप्रिशिएट करना शुरू हो गया। अब वो करते 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 इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, अब डॉलर सिर्फ कितने रुपए का मिल रहा है? 208 रुपए का मिल रहा है। पहले तो मुझे पहली वाली लाइन का मतलब बताएं कि पहली वाली लाइन सही है कि गेन और लॉस आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं? नहीं। दूसरी वाली लाइन, उसे आप मुझे बताएं वो क्या टेस्ट कर रहा है आपसे? हाँ, दूसरी वाली में ना, इसको आप ये भी लिख के आ सकते हैं, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ईयर एंड के बाद का रेट हमने यूज नहीं करना होता, हमने रेट किस दिन का यूज करना होता है? ईयर एंड का। अगर ईयर एंड के बाद डॉलर का रेट चेंज हो भी जाए तो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, हमने एक दो चीजें पढ़ी थी वैसे, इन्वेंट्री अगर ईयर एंड के बाद सस्ती बिक जाए, वजह ना पता हो, और डेटर कम पैसे दे दें और वजह ना पता हो, बैड डेट हो जाए, तो फिर उसको एडजस्टिंग लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अगर साल के बाद सस्ती बिक जाए या डॉलर साल के बाद महंगा सस्ता हो जाए, उसके बारे में हमने क्या कहा था? नॉन। तो मेरे ख्याल से इसके लिए ये लाइन जरूर लिखाइएगा कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, यानी साल के बाद का तुम मुझे डाटा दे रहे हो। माना कि डायरेक्टर्स ने भी ऑथराइज नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन साल के बाद का डाटा तो है। हमने अक्सर आपसे बात की है, जब भी साल के बाद की कोई फिगर्स दे रहा हो तो बहुत हाई चांस है कि वो आपसे क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? आईएस टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब आप मुझे पहली बात का जवाब और दूसरी बात का जवाब हाथ खड़ा करके दे दें, इन एंट्रीज की फिगर्स साथ मिलाते हुए और फिक्रे में बोलते हुए। कौन बताएगा? मैनेजमेंट के व्यू के ऊपर कमेंट कर दें, हाथ खड़ा करें, जरा बोलें। अब इसमें ना मैनेजमेंट के व्यू पे पहले ना कमेंट करें, पहले मुझे बताएं कि हमने करना क्या है, पहले ये बताएं, फिर मैनेजमेंट के व्यू की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक जो इन्होंने बताया है वो सुन लें। यहां तक ये है कि एज इसमें डीवैल्यूड और एप्रिशिएट शायद अगर आपको मुश्किल लफ्ज महसूस हो तो आप ये लिख के आ सकते हैं, द क्रेडिटर्स आर अपीयरिंग इन द बुक्स एट द डेट
when they were purchased, when the goods were purchased, and that is a rate of 206, ब्रैकेट में उसकी वजह लिख सकते हैं. However, at year end the rate is now $1 is equal to rupees 240. Therefore, the figure of creditor that will appear in balance sheet will be 744 as compared to a figure already recorded of 638. Therefore, an exchange loss of 106 needs to be recorded because creditor is a monetary item. However, as far as the advance is concerned, the balance will remain there at 654 because it is a non-monetary and it needs no retranslation. Therefore, फिर एंड पे लिखाइएगा therefore no gain loss will arise, और फिर एंड पे लिखाइएगा therefore management's view is incorrect that the gain of one will set off the loss of other. Further, the change in exchange rate after year end, that is in the month of August, will be considered as a non-adjusting event. ये एक non-adjusting event समझा जाएगा. बस इस तरह लिख के आना था and it was enough. CML management view is incorrect. Foreign currency trade payables are monetary items which need to be retranslated. So इसलिए 744 को आप गुजारो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से और 106 का आप रिकॉर्ड करो लॉस. However, advance to foreign suppliers being a non-monetary item should not be retranslated at closing date. Further, the decline in exchange rate on 31 August should be a non-adjusting event as no condition existed at year end. ये तो उसने लॉजिक भी साथ बता दी, तो इसलिए इसको आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेंगे. डॉलर चेंज ऊपर नीचे होंगे तो हमेशा ही हमको कह दिया था आपको नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है. डन. ओके. IFRS 9 निकालें. ओके. इंटरेस्टिंग से सवाल करते हैं ताकि एंजॉय करें जिंदगी को. क्वेश्चन 40 निकालें. क्वेश्चन 40. एक होमवर्क मैंने आपको शायद दिया था फॉरेन करेंसी के साथ IFRS 9 का, एक दफा नहीं दिया था. चलें, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. और एक बात याद रखिएगा, डिविडेंड हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे. डिविडेंड किस पे निकलता है? हमेशा फेस वैल्यू पे. आप पहले मुझे एक चीज बताएं कि आप गए सऊदी अरब, तो आप दुकान में जाने से पहले ये सोचेंगे कि मैंने कितनी पानी की बोतलें खरीदनी है. इसके बाद आप जाएंगे, जाके बोतल के ऊपर देखेंगे कि एक बोतल कितने की है. उस पर लिखा होगा ये 2 सऊदी रियाल की है. उधर से पीछे से अम्मी की आवाज आएगी, पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करके मुझे बता बेटा. इस तरह ना क्या बता 2 सऊदी रियाल कितनी है, क्योंकि उधर कैलकुलेशंस करते रहते हैं पाकिस्तानी, फिर सोचते हैं महंगी है सस्ती है, फिर कहते हैं चलो वापस चलो, होटल वाला पानी सही था. अच्छा, तो उधर से ये आवाज लगेगी कि बेटा पहले मुझे पाक रुपीज में कन्वर्ट करके किन्ने दी बमी 2 रियाल दी नहीं 10 किन्ने पाक रुपीज. कायदे आजम 10 तू तो कायदे आजम अजीम इंसान है, तो कायदे आजम बताएं 1 सऊदी रियाल कितने के? 60 रुपए का. अब आप मुझे बता दें कि आप 5 बॉटल्स कितने की खरीदेंगे? 5 बॉटल्स, ये क्वांटिटी हो गई. 1 बॉटल कितने सऊदी रियाल की? 2 रियाल की हबीबी, 2 रियाल. 1 रियाल कितने रुपए के? 60 रुपए. अच्छा, ये 5 को जब आप 2 से ज़रब दे देंगे क्या आ जाएगा? ये वो जो दुकान पे आपका बिल बनेगा ये वो होगा. दुकान पे आपका बिल 10 रियाल का बनेगा, वो तो पाक रुपीज में बिल नहीं बना के देगा. जब आप 5 बोतलें खरीदेंगे 2-2 रियाल वाली, तो 10 रियाल का बिल बनेगा. 10 रियाल में 1 रियाल को भी 60 से ज़रब दें तो एक पाक रुपीज की फिगर आ जाएगी. तो हमारी तो 10 ज़रब 60 है, तो कितना? तो 600 रुपए की
5 पानी की बोतलें लेके भी आ गए और चपेट भी पड़ी, मुफ्त च मिल जाता है। डन। तो मेरा मशवरा ये है, इधर देखें सारे, पहले आप शेयर्स की क्वांटिटी ढूंढिएगा, फिर आप शेयर्स की परचेज प्राइस ढूंढिएगा, और फिर आप करेंसी का रेट ढूंढिएगा। क्योंकि IFRS 9 में मुनासिब तरीका ये है जो हम बचपन से करते थे, लेक्चर 1 में भी हमने यही किया था, क्वांटिटी मल्टीप्लाई में पता नहीं 18 रुपए का शेयर था या 22 रुपए का शेयर था, लेक्चर 1 में कुछ इस तरह की फिगर थी। तो क्वांटिटी शेयर्स की ढूंढिएगा, लेकिन अगर आपने बाहर के मुल्क से खरीदे तो बाहर के मुल्क वाली प्राइस ढूंढिएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो डॉलर या उस करेंसी का रेट आजकल चल रहा है। डन। तो स्टेप 1 कितने शेयर खरीदे, स्टेप 2 उस मुल्क में वो शेयर कितने के, और स्टेप 3 जो IAS 21 में आखिर में रेट लगाते होते थे। तो ये तरीका हुआ करेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के परचेज प्राइस और फेस वैल्यू, ये 2 फिगर्स आप मुझे निकलवा दें, बाकी इंशाल्लाह सवाल आसान है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर 2% शेयर खरीदे हैं तो मेरा कंट्रोल आया इसके ऊपर या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया इसके ऊपर? कुछ भी नहीं आया। ठीक है बेटा, बड़े मजे में हो आज। अच्छा, वो बड़ा तेज है, वो कोई टोटल फिगरें भी दे रहा है। लिखें फेस वैल्यू परचेज प्राइस, दूसरे की हेल्प नहीं करनी, अपनी अपनी। वर्किंग 1.1 परचेज प्राइस और फेस वैल्यू। ऑन यकम में 2012। अच्छा, उसमें टी इन्वेस्टमेंट की टी अकाउंट में किस पे लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू परचेज प्राइस एक ही चीज होती है, फेयर वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे? परचेज प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू फेयर वैल्यू, और फेस वैल्यू अगर निकाली तो वो हेल्प कर देगी बाद में डिविडेंड निकालने के लिए। ऑन यकम मई 2012 PTCL acquired 20,000 shares in Nike, a Dubai based company at a cost of AED, ये क्या लग रहा है आपको 240,000? ये जरा देखें, अगर मैं पर चेस प्राइस निकालना चाहूं, मैंने कितने शेयर खरीदे हैं? 20,000 इज इक्वल टू 240,000 AED। क्या हुआ? ऑन यकम में वी एक्वायर्ड 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन नाइकी, अ दुबई बेस्ड कंपनी, एट अ कॉस्ट ऑफ 240,000 व्हिच वाज एक्वायर्ड इक्विवेलेंट टू ₹6 मिलियन। क्या चीज जी? सबर, एक मिनट चले, मुझे थोड़ा सा कराने की कोशिश, शायद सही हो जाए, वरना फिर आपको। यकम मई को मैंने 20,000 पानी की बोतलें खरीदी बाहर की करेंसी में 2,40,000 देके। मुझे तो यही लग रहा है, इस तरह ही लग रहा है। यकम मई को मैंने 20,000 पानी की बोतलें खरीदी बाहर के मुल्क वालों को 2,40,000 उनकी करेंसी में देके। असल में ना सवाल रोक रोक के फिगरें दे रहा है। सवाल पहले 5 ज़रब 2, सवाल ने, मैं आपको मजे की बात बताऊं, सवाल ने ये फिगरें दी हैं, 5 ज़रब 2 मिसिंग की है और 10 रियाल दिए हैं, फिर बीच में मिसिंग की है, और फिर उसने फाइनल फिगर दे दी है 600 की। ये जरा देखने की कोशिश करें, मैं ये समझाना चाह रहा था। ऑन यकम में PTCL एक्वायर्ड 20,000 शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 240, सो इट इज परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस 240 है। अब कितने का बाहर के मुल्क में था वो मैं निकाल सकता हूं।
विच वॉज इक्विवेलेंट टू पाक रुपीज 6 मिलियन। ये बराबर है पाक रुपीज 6 मिलियन के। अब आप लोग रिवर्स वर्किंग करके मुझे बता दें कि ये क्या फिगर है और ये क्या फिगर है। सवाल की इंग्लिश दोबारा पढ़ लें। आई परचेज 20,000 शेयर फॉर रुपीज इतने एडी, यानी इतने डॉलर समझ लें अगर, एंड पाक रुपीज वैल्यू वॉज 6 मिलियन। जी 12। व्हाट इज 12? बाहर के मुल्क में ये 12 दिरहम का है। दिरहम एडी, बाहर के मुल्क में एक शेयर 12 दिरहम का मैंने खरीदा, तो सारे दिरहम फिर 20,000 कितने के खरीदे। उस वक्त पाक रुपीज का रेट क्या था जो ये 6 मिलियन के पड़े थे? 25। ये हो गया यकम में। वैसे यकम में का रेट भी उसने ऑलरेडी ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ यकम में। चलें जी, ये बड़ा अजीब सी लाइन थी, बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी पड़ी। जी कितने लोग इस नतीजे पे पहुंच गए थे? अच्छा, इसके लिए ना आपको अपने जूते बाहर के मुल्क में जाके रखने पड़ेंगे, जरा विजुअलाइज करें ना। आप सिंपल बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में गए, कितने शेयर खरीदे? 20,000। सादा सी बात समझे यार, कोई टेक्निकल नहीं है। आप 20,000 के आपने एईडी कितने दिए? तो क्या क्या कैसे निकला होगा? ये क्या है? 20,000 के 2,40,000, तो एक कितने का है? 12 का। ये इस तरह निकला है। लेकिन अगर पाक रुपीज में कन्वर्ट करूं मैं वो 6 मिलियन का, तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 240, इसका मतलब है $1 या एक एईडी उस वक्त 25 रुपए का। However, the face value of shares is AED 10। ये उसने शुक्र अलग से दे दिए, यहां पे 10 डाल दूंगा मैं। चलें जी, फेस वैल्यू मुझे निकालनी पड़ी तो मैं निकाल लूंगा, वरना जाने दें। आगे चलें, फिलहाल 10 रुपए मैं यूज नहीं करा। और नॉर्मल सवालों में भी इसी तरह होता था। वी मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 मिलियन फॉर ₹13। तो आप लोगों ने पेपर में 13 से मल्टीप्लाई करना है। फेस वैल्यू तो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपने डिविडेंड निकालना है। तो PTCL intends to hold the shares to avail benefits of regular dividends and capital gains। हमें रेगुलर डिविडेंड और कैपिटल गेन्स चाहिए। द कंपनी हैज यूज द इलेक्टिव मॉडल। इलेक्टिव मॉडल कौन सा है? FETOC, एट इनिशियल रिकॉग्निशन। और मैं रिवर्स नहीं करूंगा। अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन इज अंडर। फाइनल कैश डिविडेंड 31 मार्च 13 को कितना मिला? 15%। फाइनल कैश डिविडेंड ऑन 31 मार्च 13 कितना मिला? 15%। 31 मार्च 13 तो अगला साल है। पहले मैं 12 की एंट्रीज कर देता हूं, फिर 13 में आ जाऊंगा। मैंने कब खरीदा है और डिविडेंड कब मिला? अगले साल। हमारे साल के एंड पे ये शेयर बाजार में कितने का हो गया? 12 रुपए वाला, 13 रुपए का। और 13 के एंड पे 12 रुपए वाला ये, या 13 का जो पड़ा हुआ था, अब कितने का हो गया? 15 का। ठीक है जी। तो चलें आराम से इसकी जो है वर्किंग नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लेक्चर 1, जिसमें हमने FETPL FETOCI किया था। कैश अगर आप मुझे ज्यादा देते हैं तो मैं 6,000 लिख देता हूं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं तो सारा करें तो फिर वो दोबारा एक दफा लिख देते हैं। 6,000 लिख दें। डेट बताएं। यकम में 12। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती तो वो मैं इसमें डाल देता, क्योंकि ये मॉडल कौन सा है? FETOC। IT लैब की ना चाबी मंगवाएं जरा। अच्छा, 31/12/12 कैरी डाउन। क्वांटिटी किसी को याद है कितने शेयर्स खरीदे थे? 20,000। अच्छा, एक शेयर बाजार में अब कितने का हो गया ईयर एंड पे? 13 का। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, एक काम और करना है आपने यहाँ पे, कि ना इसको लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे लाना है।
क्योंकि ना जो IAS आपका 21 है ना, वो कहते हैं कि जिन चीज को फेयर वैल्यूज पे ले आओ। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होती है ना, ये होता है नॉन मॉनेटरी आइटम, क्योंकि इट इज नॉट कैश रिसीवेबल, इट इज नॉन मॉनेटरी आइटम। लेकिन वो नॉन मॉनेटरी आइटम जिनको आपने ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, उनको फिर आपको मजबूरन किस पे लाना पड़ेगा, लेटेस्ट रेट पे। जैसे हमने एक क्लास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके आए थे लेटेस्ट रेट पे, तो इस वजह से मजबूरी है, इसको लाना पड़ेगा लेटेस्ट रेट के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ IAS 21 में, IAS 21 की समरी। IAS 21 में एक, चलें अभी समरी को छोड़ें, जहां से आपको पढ़ाया था वहां से दिखा देता हूं। पेज 371 घर जाके खोल लीजिएगा। इफ नॉन मनी आइटम इज कैरिड एट, then retranslate at exchange rate prevailing at the date when the done। तो इस वजह से हम इसको किसके ऊपर रखेंगे, लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे। कौन सा है, IFRS 9 चल रहा है जी। 20,000 ज़रब 13, लेटेस्ट एक्सचेंज रेट क्या है किताब में देखें, 25। जवाब 6500 जी। आप बोलें कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI बैलेंसिंग 500 जी। कैरेट डाउन को बनाएं ब्रॉड डाउन। 1 जनवरी 13 ब्रॉड डाउन 6500। 31/12/13 कैरी डाउन 20,000 इंटू 15 28.7। थीम वही है, 20,000 बोतलें मैंने अगर खरीदनी है, एक बोतल बाहर के मुल्क में 13 रुपए की है, तो अम्मी ने कहा कि पाक रुपीज में कन्वर्ट करके बता दो। थीम वही है, 8610। आप बता दें गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, अगेन गेन आ रहा है, कितना, 2। चलेंगे जनरल एंट्रीज करते हैं डिविडेंड की भी, और डिविडेंड ना उसी रेट पे रिकॉर्ड कीजिएगा जिस दिन मिला है। एंट्रीज 4 बनती हैं, एक परचेज की और 2 ईयर एंड की और एक डिविडेंड की।
जी इन्वेस्टमेंट डेबिट ये किस साल की एंट्रीज थी? अब किस साल की? 13 में एक डिविडेंड मिला। डिविडेंड की डेट बताएं। 13। अच्छा मुझे बताएं कि मैं डिविडेंड जब लेने गया तो मेरे पास शेयर कितने थे? अच्छा चलें ठीक है, 20,000 शेयर। उन्होंने जो मुझे डिविडेंड दिया होगा वो डिविडेंड उन्होंने अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिया होगा ना, तो उस उनकी शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10। तो मैंने जो उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है या उनका जो शेयर कैपिटल है, सॉर्ट ऑफ एक किस्म की बात है। मेरी नजर में ये इन्वेस्टमेंट है, उनके शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू है। तो वो कितनी बनी? 2 लाख AED, यानी 2 लाख AED के सरमाए की फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट है मेरी। इसमें मुझे कितना डिविडेंड मिला? 15%। ये तो AED में मिलेगा, AED में, क्योंकि वो तो मुझे AED में डिविडेंड पकड़ाएंगे। कितना पकड़ाएंगे डिविडेंड? 30,000 AED। 30,000 AED मुझे वो डिविडेंड देंगे। मैं इसको पाक रुपीज में कन्वर्ट कर लूंगा, चलो एंट्री करते हुए। अब एंट्री आप लोगों ने जरा ध्यान से करनी है। किस दिन का रेट उठाएंगे? जिस दिन डिविडेंड मिला उस दिन रेट क्या है? 26.5, 795। जी वो मैं करता हूं पहले जरा। मेरे पास है क्या? 20,000। एक शेयर उस मुल्क में फेस वैल्यू कितनी है? उस मुल्क के एंगल से मेरा फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है? उस मुल्क के एंगल से मेरी फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट 2 लाख। 2 लाख पे उस मुल्क के एंगल से मुझे कितने मिलेंगे? 15%। लेकिन मुझे तो पाक रुपीज में कन्वर्ट करके जनरल एंट्रीज करनी है, क्योंकि आपको पता है ये हमारी फंक्शनल करेंसी होती है और ये हमारी फॉरेन करेंसी होती है। प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना नहीं था हमारे सिलेबस में, वो होता है मतलब P&L बैलेंस शीट किसी और करेंसी में, वो नहीं। फंक्शनल का मतलब होता है जिसमें हमारे फंक्शंस हैं और फॉरेन फंक्शन के अलावा जो। अच्छा जी बोलें। और आखिरी एंट्री तो आसान सी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट छोड़ दो भाई, ऐसे फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI 2110। तो लिख लें जरा पेपर में, गलती ना कीजिएगा, डिविडेंड शेयर्स की फेस वैल्यू पे निकाला करना है। पुरानी बात, डिविडेंड शेयर्स की फेस वैल्यू पे निकाला करना है। ओके, हाथ खड़ा करके बताएं पहले साल P&L और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? पहले साल P&L में कुछ भी नहीं जाएगा। OCI फॉर द ईयर में जाएगा 500 और बैलेंस शीट एज ऑन में भी जाएगा 500 फेयर वैल्यू रिजर्व, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी 6500। दूसरे साल P&L में जाएगा फॉर द ईयर डिविडेंड इनकम और फॉर द ईयर OCI, लेकिन दूसरे साल के एंड पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी 8610 और OCI फॉर द ईयर और फॉर द ईयर दोनों का जमा होके एज ऑन जाएगा। तो बस ये सिंपल सी थी। अच्छा अब आप मुझे एक चीज बताएं, बिल्कुल एक नया सवाल आपसे। अक्सर आर्टिकल्स लोग लेने जाते हैं तो भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है
कि बोनस शेयर्स की एंट्री किसी को आती है? बोनस शेयर्स की क्या? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट या शेयर प्रीमियम डेबिट? शेयर प्रीमियम में से आप बोनस शेयर देते थे। चलो ठीक है, जो भी करते हैं, ये नहीं है हमारा सवाल। हमारा सवाल है बोनस शेयर जिसको मिल रहे हो वो क्या एंट्री करें? बोनस शेयर जिसको मिल रहे हो वो क्या एंट्री करें? देखिए, ये डिस्कशन बिल्कुल आपके जिंदगी में सिलेबस में पहली दफा होने लगी है। बोनस शेयर मुझे मिल रहे हो उसकी क्या एंट्री करें? तो मोहतरम, बोनस शेयर मिल रहे हो इसकी एंट्री IS 41 में तो है, बेबी आ जाए बोनस। हमने तो मदर को बाय किया था ना, लेकिन वो बेबी अल्लाह की तरफ से आ गया। उसकी तो अचानक से नहीं निकलता, प्री प्लान। अच्छा, तो उसकी एंट्री हम IS 41 में पढ़ते थे, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये मदर के खरीदने के वक्त एंट्री करते थे, और जिस वक्त बेबी होता था उसकी मैंने आपको वही एंट्री दोबारा कराई थी, लेकिन कैश क्रेडिट नहीं किया था, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट। ये डिस्कशन अलग थी कि कॉस्ट ऑफ सेल नेट होती थी जिसकी वजह से कोई गेन लॉस आता था। तो डेट इज बेबी इज लाइक अ बोनस इन IS 41। बट IFRS 9 ये कहता है कि बोनस शेयर मिलने की एंट्री ना करो, बल्कि अगर साल के शुरू में आपके पास 10,000 शेयर हैं और साल के एंड पे आपके पास 11,000 शेयर्स हो गए, तो बस वो बैलेंसिंग खुद ही गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। उस गेन को रिकॉर्ड करने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करें जरा ट्राई करें। क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39 की हेडिंग पढ़ें। देयर इज नो एंट्री फॉर रिसीट ऑफ बट आवर क्वांटिटी विल इंक्रीज। लेकिन क्वांटिटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगी। पिछले सवाल में कैश डिविडेंड मिल रहा था, इस सवाल में बोनस शेयर मिल रहे हैं, कुछ शेयर तोहफे में मिल रहे हैं। वी परचेज 5,000 शेयर्स फॉर 100 ईच। फेस वैल्यू सवाल ने नहीं दी, बस परचेज प्राइस तो दे दी है ना, हमने तो टी अकाउंट में परचेज प्राइस लेके जानी है। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 2009 ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड ऑन परचेज इज 2%। 2% ऑफ व्हाट? इसी फिगर का ले लेंगे जो ऊपर निकलेगी। वी रिसीव 15% बोनस शेयर। कैलकुलेटर पकड़ के बताएं, 5,000 इंटू 15%, 5,000 इंटू 15%, 750 नए शेयर मिले। आरजी तौर पे इसकी एंट्री ना करें और ईयर एंड पे बता दें क्या करेंगे। ईयर एंड पे आप 5,000 की बजाय 5,750 शेयर्स का कैरी डाउन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। ओके, अच्छा, बाय डिफॉल्ट शेयर्स में कौन सा मॉडल है? FETPL, और इधर भी कौन सा मॉडल उसने लिखा हुआ है? FETPL। चलें जी, ट्राई करते हैं। चुप करें भाई। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यकम जनवरी 2009। अच्छा, साल के पहले दिन ही खरीदनी है। 1 जनवरी 2009। भाई चुप करें। क्वांटिटी एक कितने रुपए का खरीदा? टोटली बता दें सही। अच्छा, आप ना सिक्के वाली पेंसिल से काम कर लीजिएगा ताकि एरर का चांस खत्म हो जाए। किस दिन बोनस शेयर मिले? ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो तो बारों बार जाएगी ना, वो ले जाएंगे एंट्रीज में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ले जाएंगे जी। 1 मार्च को क्या मिले? बोनस शेयर्स। कितने? 5,000 ज़रब 700। ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। एहतियातन इसको लिख लिया वैसे, लेकिन फिर काट भी दिया क्योंकि आपने इसकी एडिशन की एंट्री नहीं करनी, इसकी एडिशन की एंट्री नहीं करनी, बोनस शेयर मिलने की एंट्री नहीं करनी। कितने शेयर थे? कितने और मिले?
परेशान करने के लिए इस दिन की फेयर वैल्यू दे सकता है आपको, इस दिन की फेयर वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करें 750 शेयर, एक शेयर इतने का है, लेकिन वो आपने इग्नोर करनी है। आसान हल क्या करना है, आसान हल ये करना है कि आपने 31/12/9 की डेट डालनी है, कितने थे, बेबी कितना आया 750, 5750 शेयर हमारे पास ओवरऑल हो गए बोनस डाल के। अब शेयर कितने का हो गया, वो तो ईयर एंड पे तो सारे 108 के पड़े होंगे ना, 620 1000। बस अकाउंटेंट्स की राय है कि इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जब ईयर एंड के ऊपर वो फेयर वैल्यू पे आएंगे तो खुद ही गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या, हाँ होना तो वही है, होना तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ना इन द एंड, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना था, वो जब कैरी डाउन आना था वो खुद ही एडजस्ट हो जाना था। जी बोलें, 1,00,000 तो उर्दू में लिख लें, बोनस शेयर्स कैरी डाउन में डालकर सबकी फेयर वैल्यू इकट्ठी निकाल लेनी है। बोनस शेयर्स कैरी डाउन में डालकर, बोनस शेयर्स कैरी डाउन में डालकर सबकी फेयर वैल्यू इकट्ठी निकाल लेनी है, सबकी फेयर वैल्यू इकट्ठी निकाल लेनी है। ओके जी ये क्यों जरूरी, बस आपने कहना इसकी कोई एंट्री नहीं होती। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, भाई ने हमारी आंखें खोल दी हैं भाई, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। कहते हैं इंटरव्यू में यही बताएंगे कि कैरी डाउन के अंदर 750 डाल के जो है वो करनी है, तो अल्लाह करे हमारा जो इंटरव्यू कब्र के अंदर होना है, जो क़यामत के दिन होना है, तो हमें उसकी भी फिक्र लग जाए। शुक्रिया भाई हमारी आंखें खोलने का। चलें, उस इंटरव्यू की भी फिक्र हमें रहे रोज़ाना। फर्म के इंटरव्यू की तो तैयारी ऐसे करते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्या पूछते हैं, उस फर्म ने क्या पूछा, अच्छा क्या जवाब दिया, अच्छा वो क्या सवाल, अच्छा उसका वो, अच्छा तुम पूरे पूरे ग्रुप बन गए हैं, डिस्कशन हो रही है, और आखिरत की कोई तैयारी नहीं। अच्छा जी, ये कम जनवरी 9, जिस पे करोड़ों साल के फैसले होने हैं उसकी तैयारी नहीं, जिसकी बेस पे 4 साल के और आगे फैसले होने हैं उसकी तैयारी, कितनी टेंशन है। मैं जा रहा हूँ, नहीं 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 ये भी करो तो मैं अच्छा जी, अब 31 मार्च ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है 10,000, एक्सपेंस डेबिट कैश, परचेज प्राइस का लीजिएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज। आपको पता है ये जो डीलर शीलर ब्रोकर शोकर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, ये परचेज प्राइस पे कमीशन लेते हैं अपना, तो फेस वैल्यू पे कभी ना परसेंटेज लगाइएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज किस पे लगाएंगे, परचेज प्राइस पे। जी मैं की तीनों 10,000, 10 मीनू 1000। अच्छा अब किस दिन खुशखबरी आई थी किस दिन, ये तो थोड़ा सा हंस लिया करें जिंदगी में भाई, ये जायज हंसियां होती हैं। किस दिन खुशी आई थी, या कम मार्च 9, 31 दिसंबर 9 को। जी बोलें, इन्वेस्टमेंट डेबिट और P&L 1,21,000। चलें जी, एथिक्स निकाल लें, वॉल्यूम 1 के भी तो पैसे पूरे करने हैं ना, अब वॉल्यूम 1 लाएंगे उसके भी तो पैसे पूरे करने हैं। वॉल्यूम 1 निकालें, एथिक्स। मोहतरम हमारी सर नोट कर रहे थे, सर नोट कर रहे थे जी, बेटा सर नोट कर रहे थे, नहीं क्यों हटाया भाई, सर नोट कर रहे थे, सर को नोट करने दो।
ये जो मोबाइलों वाले हजरात है ना, कुछ जिनको सेल्फियां लेने की बीमारी है, ये टीचर भी बन गए ना, तो इन्होंने कहना क्लास वॉच हियर। इनके तो ये वाले हालात होने हैं। बता रहा हूँ, ये बन गया ना कोई इनमें से एक दो टीचर, तो बस फिर तो टीचरों का थोड़ा बहुत है ना वो भी। अच्छा क्लास, चलो छोड़ो। सस्टेनेबिलिटी, ख्वाब में आया ये हमें। अच्छा जी, एथिक्स किधर है जी? अच्छा मोहतरम, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट रहता है एथिक्स का, कॉन्फिडेंशियलिटी वाले सवाल, उनको हमने करना है। पेज नंबर 480। चलो मोबाइल शोबाइल छड़ दो हुण, इत्थे वेखो बस। पेज नंबर 480 वॉल्यूम 1, मट्टी मुट्टी झाड़ लो वॉल्यूम 1 तो। आपको पता है एक एग्जाम्पल में हमारा छोटा सीए होता है तो एक बड़ा सीए होता है। छोटे सीए को हम कहते हैं एसीए, बड़े सीए को कहते हैं एफसीए। बाकिर खानी नहीं बाकिर एसीए इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर एट कीवी लिमिटेड। वो कीवी लिमिटेड समझ रहे हैं, वो पॉलिश कीवी a listed company and reports to Shahid FCA who is CFO of the company। ये फाइनेंस मैनेजर है और बॉस CFO है। सवाल खुल जाएगा इंशाल्लाह जब तक मैं पूरा कर लूं। बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून 18। 30 जून 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो जाहिर बात है अगस्त सितंबर में ऑथराइज हो रही होंगी। उस तारीख से पहले पहले ये ज़हूरा कौन है? अच्छा ये नया है, ठीक है। ये बाकिर शायद नहीं है ये अच्छा मेरे सामने ज़हूर खड़ा नहीं हुआ वैसे, हम जरा हमने क्यों नाम बिगाड़ना था अगर ज़हूरा। अच्छा तो ज़हूर आ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बाकिर एंड शाहिद। गेम ऑन होने लगी है। म्यूचुअल कैफ में डिस्क्वालीफाई हुआ था ये। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, वो कहानी बना रहा है कि कैफ में डिस्क्वालीफाई हो गया तो ये नहीं सीए कर सका। अभी ये ज़हूर इन्फॉर्म बाकिर, ज़हूर ने बाकिर के कान में कहा डेट शाहिद, गिबत तो नहीं होने लगी। अच्छा हो सकता है ज़हूर इन्फॉर्म्ड छोटे सीए, ज़हूर ने छोटे सीए को कहा कि जो तेरा बड़ा सीए है हैज रिकमेंडेड हिम, इसने उसे मशवरा दिया है कि हमारी, आपका दोस्त नहीं है तो मैं क्या करूं, इसने उसे मशवरा दिया है कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो एज हायर अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड है। एज हायर अर्निंग पर शेयर्स एक्सपेक्टेड है। अर्निंग पर शेयर आप लोगों ने निकाली हुई है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या कंसोलिडेटेड की भी? अच्छा कंसोलिडेटेड में पैट एट्रीब्यूटेबल पकड़ पकड़ के फिर किसी से डिवाइड, चलें वो नहीं निकाली गई, लेकिन ये तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एज हायर ईपीएस expected this year, Zahoor also sought बाकिर एडवाइस। फिक्रे से तो यही सेंस बन रही थी, अब ये फिक्रा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी इसको। ज़हूर ने बाकिर से भी मशवरा मांग लिया है कि बाकिर बेटा मेरे साथ गुल्ली डंडा खेलते थे तुम, तो तुम मुझे मशवरा दे दो। अच्छा आप सवाल की रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा। गुल्ली डंडा ब्रीफली एक्सप्लेन, कहते वो जो एक एक सफे के ऊपर इंटेग्रिटी नहीं आपका खत्म होता ना, वो नहीं करना। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ शाहिद may be in breach of mental principles of ICAP, fundamental principles of ICAP code of ethics। वो 5 हैं, उन 5 में से 2 लगा करेंगे यहाँ पे। कॉन्फिडेंशियलिटी और ऐसा काम कर रहे हैं जिससे प्रोफेशन के नाम पर धब्बा है। ऑल्सो स्टेट द थ्रेट डेट बाकिर may face in above circumstances and how he should respond, और वो कैसे रिस्पॉन्ड करें। चलें जी लिखना शुरू करें। लिखें शाहिद इज इन सोशल स्टडीज की, पहले यहां से उठाए ना,
शाहिद इज इन ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। शाहिद इज इन ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो सबसे ज्यादा लग रहा है वो पहले लिखें, नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई इसको चबा लो ना, मुंह में बाहर डाल के रखा हुआ बबल को, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, खा नहीं रहा। कॉन्फिडेंशियलिटी, पंगे पंगे खुद लेते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी गलत कर रहे हैं आप, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसने बाहर भी निकलना है। अच्छा भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी में आप हजरात ये लिखाइएगा, पहली एक दो जो लाइनें हैं बस ये इनफ है। A CA shall ensure the confidentiality in the course of business and this facilitates the free flow of information। बस ये पहली एक दो लाइनें लिखाइएगा, ये काफ़ी हैं। तो 2-3 लाइनों की जगह छोड़ दें, ये पहला पैरा वाला लिखना है। अब इसके बाद सिनेरियो से लिंक करें। इसका ना ऐसे लिखा करना है, 3-4 लाइनें छोड़ दें। अब लिखें, शाहिद हैज ब्रीच्ड दिस प्रिंसिपल। शाहिद हैज ब्रीच्ड दिस प्रिंसिपल। by sharing the confidential information with his friend Zahoor। डन। अच्छा जी, शाहिद ने क्या किया जरा जल्दी से बताएं मुझे, उसने क्या कर दिया जल्दी से बताएं। हाँ, उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उससे शेयर कर दी है। इसमें ऐसे आप लिख सकते हैं, फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ जहूर, यानी उसकी जात को फायदा हो, फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ जहूर। उसने शेयर खरीद के, बस महंगी ईपीएस वाले शेयर खरीद के फायदा ही उठाने ना। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दोस्त से शेयर करने का मकसद क्या था? लेट मी टेल यू, भाई कह रहे हैं हम अपनी प्रोस्पेक्टस भी तो देते हैं, उसमें भी तो हम, मेरे भाई हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देते हैं, उसमें भी लोगों को ईपीएस पता होती है बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। लोगों को बताने से पहले, छोटे का कहां हो रहा है, लोगों को बताने से पहले फिर उसको कान में आके बता दिया बेटा हमारी ईपीएस ये है। आगे ले आए मेहमान को 5 मिनट के लिए, पॉज कर दो यार, जरा पॉज कर दो। ओके, दूसरी हेडिंग दें, क्या हेडिंग देंगे? प्रोफेशनल बिहेवियर। कॉम्पिटेंस का मसला तो नहीं है ना, बताएं कॉम्पिटेंस का मसला? तो कॉम्पिटेंस का मतलब है आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज वाली बात को इसने की है। अच्छा, प्रोफेशनल बिहेवियर में 2-3 लाइनें छोड़ दें, प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर 2-3 लाइनें छोड़ दें। अच्छा, ये 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद अब आप लिखें, डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू समवन। फ्रेंड लिखने, फ्रेंड लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन टू समवन स्लैश फ्रेंड is an action which discredits the profession, which discredits the profession। ये प्रोफेशन के नाम पर आंच है, प्रोफेशन के नाम पर धब्बा है कि आप अपने दोस्तों से कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करें, बोलें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, वो लिख दिया, सो ही इज इन ब्रीच ऑफ दिस प्रिंसिपल। सो
ही इज इन ब्रीच ऑफ दिस प्रिंसिपल, वो लफ्ज बेशक पहले लिख देना चाहिए था। सो ही इज इन ब्रीच ऑफ दिस प्रिंसिपल। अच्छा, एक ना छोटी सी बात है, ये आई कि अब अपने सोल्यूशन में लिखते हैं, इसको लिखनी नहीं चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर में दो चीजें हैं भाई, जरा तसल्ली से बस सुननी है और समझनी है और लिख के भी आनी है। प्रोफेशनल बिहेवियर में दो चीजें हैं। बस ये बातें सुनने से ना दीन की बहुत फ़र्क पड़ता है इंसान को। जैसे अभी हमने इनसे आती कहा कि हम एथिक्स पढ़े हैं, ऑनलाइन वालों एक साहब आए थे, बात की थी उन्होंने, तो उन्होंने फ़ौरन क्या जवाब दिया था आपने सुना होगा, उन्होंने कहा एथिक्स तो मैं भी खुद सीख रहा हूँ। तो बस ज़रूर ऐसे लोगों के पास रहें जो दावे ना करें, ऐसे लोगों के पास ज़िंदगी गुजारें जो पूरी ज़िंदगी अपने आप को ना स्टूडेंट समझते रहें। जब आप ऐसे लोगों के पास रहते हैं ना जो दावे करने लग जाते हैं, हमें तो ये भी आता है, हमें तो ये भी पता है, हमारे लिए क्या है, तो फिर वो तबीयत के अंदर ऐसी बातें आने लग जाती हैं, और ये शरीयत का मिजाज नहीं है। अच्छा, प्रोफेशनल बिहेवियर में माय डियर दो बातें हैं। आ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज, और आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। अब पाकिस्तान में कुछ लोकल लॉज हैं जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना करते हैं, तो आपने ये भी लिख के आना है कि डिस्क्लोजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विल बी अ वायलेशन ऑफ लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस एज वेल। वो कौन से लॉज हैं वो जब आईकेएफ ने हमारी किताब में डाले नहीं, तो मेरे ख्याल से ये लाइन उसको सॉल्यूशन में डालनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये डालते हैं इसलिए इसको बड़ा बड़ा करके लिखें फर्दर डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन is a non-compliance of laws and regulations चलो ठीक है, बाद में फिक्रा सेट करवा लेना मेरे से। लॉज एंड रेगुलेशंस, वो लॉज एंड रेगुलेशंस पता है किसके लिए हैं, आगे लिखें, रिलेटेड टू इनसाइड इंफॉर्मेशन। laws and regulations related to inside information। ओके, अब आप आ जाएं उसकी तरफ, थ्रेट्स की तरफ। अच्छा, इसमें जो थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट तो हुआ ही करेगा क्योंकि आपका दोस्त है वो, आपका भी दोस्त है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो होगा। आपकी दोस्ती पे स्टेक पड़ेगा, मॉनेटरी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी दोस्ती पे स्टेक पड़ेगा। लेकिन इस सिनेरियो में ना एक थ्रेट और डाल के आइएगा, क्योंकि बॉस ने कहा है उसको, अब आप उसको कुछ और कहें या आप उसको कहें नहीं यार ऐसी बात नहीं करनी, वो उसने जाहिरी बात है बॉस से करेगा जो उसका भी दोस्त है, तो इससे आपको बॉस का भी खौफ है, आप डरते डरते उससे बात करेंगे कि अगर मैंने इसको कह दिया नहीं यार ईपीएस नहीं बाड़ी, ये नहीं यार ये बॉस को बताना नहीं चाहिए था, तो जब उसने बॉस को बताया तो कौन सा थ्रेट इन्वॉल्व हो जाएगा, लिखें, बंदे का नाम लिखें आप, छोटे वाला सीए, क्या नाम है उसका, बाकिर। बाकिर फेसेस द फॉलोइंग थ्रेट्स, Bakir faces the following threats. Number 1, intimidation threat. इसमें आई कैप ना कई दफा डायरेक्ट लिख देता है, आप भी वो फिक्रा लिख लें, बाकिर जॉब may be at risk if he raises objection on Shahid's act
ऑफ डिस्क्लोजिंग, क्या किया बॉस ने? ऑन शाहिद एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या इनसाइड इंफॉर्मेशन, ऑन शाहिद एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगली हेडिंग दें, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। His friendship with Zahoor may be at stake. His friendship with Zahoor may be at stake. His friendship with Zahoor may be at stake if he refuses to share confidential information. ICAP ने deny का लफ्ज़ लिखा हुआ है. If he refuses to share confidential information, he refuses to share confidential information. अच्छा जी, safeguards available to Bakir, for Bakir, safeguards available for Bakir. अच्छा, पहला सेफगार्ड ना बता के आया करें कि ऐसा ना करो, वो मैंने अक्सर आपको कहा है, पहला सेफगार्ड बता के आया करें ऐसा ना करो, तो उसकी इंग्लिश बताएं क्या बनेगी? शाहिद नहीं, फिक्रा बनाओ ना, शाहिद शुड नॉट, बस हेडिंग दे दो सेफगार्ड्स की, फिर आगे लिखो भाई, हेडिंग दे दो सेफगार्ड्स की, पहले शाहिद शुड डिसएसोसिएट में, ठीक है, इसी कोई काउंट्स तो चीज बन नहीं रही। शाहिद शुड नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू Bakir, मादरत, Bakir should not disclose confidential information to Zahoor. अच्छा, अब क्या करें? एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास चले जाएं, कहीं और चले जाएं, या कुछ पहले बॉस से डिस्कस कर लें? ही शुड डिस्कस द मैटर विद शाहिद एज वेल। मुझे बता दो सर जी, ये गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा ना अदब से सर जी कह के, सर जी गड़बड़ हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ। ही शुड डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन, डिस्कस दिस मैटर विद शाहिद। He should consider informing, he should consider informing appropriate authorities like audit committee, or internal auditors, आईके वाली बात भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई इतनी बात भयानक गई नहीं, वो भी लिख सकते हैं आप, आईके वाली एससीसीपी आईकेप से कंफर्म करें। और ही शुड कंसिडर टेकिंग लीगल एडवाइस। रिजाइन वाली बात बहुत सख्त हो जाएगी, इधर पहले लिखी है हमने, लिख भी सकते हैं, ही शुड सीक लीगल एडवाइस, और he may consider to resign from the company. लीगल एडवाइजर से बस मशवरा ले लें कि ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। नहीं दिल में आ रहा तो कोई ना लिखें, कोई इतना वो नहीं है। क्वेश्चन 6 पढ़ें। उस्मान को चेक करें भाई, जल्दी से पढ़ें।
Zia is a chartered accountant and works as financial controller in Unique Engineering Limited. UEL is currently considering the acquisition of Top Storage Limited. यानी कि ज़िया समझ लें PTCL में काम कर रहे हैं और PTCL किसको खरीदना चाह रही है? यूफोन को। उस्मान को कहें वो व्हाट्सएप चेक कर लें। Zia is a member of team which is currently negotiating the acquisition with the management of TSL. Zia उस टीम का पार्ट था जब सऊदी किंग से मुलाकात हो रही थी। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक्विजिशन, पता चल गया कि फ्यूचर में एक्विजिशन अब होनी है। हमने फैसला कर लिया है कि थोड़े से पैसे दे देते हैं, थोड़े से शेयर दे देते हैं, किसी तरह खरीद लेंगे, अपने ऊपर जो है वो वक्त मुश्किल भी गुजार लेंगे अपना, लेकिन किसी तरह यूफोन को खरीद लेंगे। तो ज़िया को जब ये पता चला कि हमने खरीदना ही है, तो ज़िया को पता चला कि भाई हमारी अपनी कंपनी मजबूत हो रही है। तो ज़िया ने फिर अपने नाम के तो नहीं, लेकिन जो दिन रात इसके साथ रहती है उसके नाम के और बेटे के नाम के शेयर, बीवी, अच्छा, तो प्लीज, और बेटे के नाम के शेयर खरीद लिए। चलें जी, लिखें सवाल पहले पढ़ लें। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ज़िया इज इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। प्लीज 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 भाई आपको चुप कराना पड़ेगा। ऑल्सो एक्सप्लेन द पोटेंशियल थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्व्ड इन द अबव सिचुएशन। लिखें जी, ज़िया इज इन ब्रीच ऑफ following fundamental principles. Confidentiality, दो तीन लाइनें छोड़ के वहां से लिख के फिर उसके बाद, Zia has breached this principle. Zia has breached this principle by using confidential information for the benefit of his himself। भी लिखते हैं, वाइफ एंड सन एक ही होते हैं ये, मियां बीवी और बेटे सन। अगर लड़ाइयां ना हुई हो तो बात को तो नहीं कहा ले जाते हो। तो हम उसने, अच्छा, प्रिंसिपल बाय यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ लिख दें, फॉर बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ। बीवी ने कौन सा इस पे छोड़ के चले जाना है? बेगम तुझे बताऊं, हम खरीदने लगे हैं। तुम खरीदने लगे हो तो आने नहीं, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, तो फिर तेरे नाम के मैं शेयर खरीद लेता हूं, जा खरीद फिर। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वैसे तूने दसनी नहीं चाहिए सी मैनू, चल ले आ फिर, कोई नहीं देखी जाएगी। अच्छा, तो दोनों में से किसी एक का भी ईमान बना होता तो फिर ये मसला ना होता। ईमान की कमजोरी को तो अल्लाह के रास्ते में निकल के कहते हैं ना, दूर करें, ईमान बनाना चाहिए अपना। अच्छा, हो गया जी। तो बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ, अपनी जात के लिए उसने जो है वो इस्तेमाल किया है। आगे लिख दिया करें, विच इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। ये लाइन भी लिखाया करें, विच इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल, इस तरह लिख लें, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। अच्छा, अब प्रोफेशनल बिहेवियर में तो उसी तरह लिखाइएगा, ही इज इन द ब्रीच ऑफ दिस प्रिंसिपल बिकॉज, बोले 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 बिकॉज ही इज डूइंग एन एक्ट बाय, नहीं पहले ये भी लिखेगा, बाय शेयरिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ही इज डूइंग एन एक्ट व्हिच डिस्क्रेडिट्स द प्रोफेशन एंड फर्दर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन इज आल्सो अ वायलेशन ऑफ लोकल, इट इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लोकल लॉज एंड रिलेटिंग टू इनसाइड इंफॉर्मेशन। वो दोनों बातें ऐसे लिखाइएगा, उसमें कोई मसला नहीं। आगे लिखें, फिर हेडिंग तो दे देना घर जाकर लिखने के लिए। प्रोफेशनल बिहेवियर वे दो दो चार चार करके ही नंबर लेने हैं, 51 तक पहुंच रहे हैं, ज्यादा नहीं, 51 भी काफी होते हैं। आगे थ्रेट्स, इसमें तो सेल्फ इंटरेस्ट लिखे, इसमें कोई बॉस बूस नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट।
he faces a self-interest threat because he would be reluctant to take any decision because he would be reluctant to take any decision which is against his own interest. He would be reluctant to take any decision which is against his own interest. और सेफगार्ड्स तो इसने पूछे नहीं। सेफगार्ड में सबसे पहला सेफगार्ड ये लिखना था कि ये ना करो, तो इसमें तो यही था बस, इसमें बताना भी किसी को नहीं था मेरे ख्याल से, इसमें तो बस यही सेफगार्ड था कि ना करो। क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई तस्वर नहीं है, करना ही नहीं चाहिए, ये नहीं ये इधर ये प्रोग्राम नहीं है। तो हाँ, बता के नहीं खरीदिए, नहीं क्या लोगों को बता के कहेगा मैं खरीदना, इधर ये प्रोग्राम नहीं रखे हुए। हाँ, मैं दूध वो पढ़ा रहा होता तो आपको बताता कि उधर वो वाला प्रोग्राम है, लेकिन इधर ये प्रोग्राम नहीं है। भाई कह रहे हैं कि बड़ा क्लियरली भाई ने एक जो है वो बात की है, उसने कहा कि लोगों को बता दे और मैनेजमेंट को बता दो कि फिर खरीद ले। भाई ये इजाजत नहीं है इस बात की। पेज 482, क्वेश्चन नंबर 9। यू हैव, आपका लेवल है माशाल्लाह, आपकी नहीं, हमारा कोई लेवल नहीं, हम कुछ नहीं कहें, मैं कुछ नहीं बोले, मेरे से कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं, मेरे में मैं ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव रिसेंट, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा तो हूं ना, मैं तो फिर मान जाया करें, मेरे में तो है थोड़ी बहुत, अल्लाह करे निकल जाए मरने से पहले। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ मर्करी लिमिटेड, आप रिसेंटली मर्करी लिमिटेड के फाइनेंस मैनेजर हैं। अब तो वो थोड़ा सा बच्चों को पता चल गया ना, शुरू में तो सेटिंग हो जाती होती थी, बच्चे आते थे कोनी को ये बनाएंगे, जब बच्चों को पता नहीं होता था। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ मर्करी लिमिटेड एंड हैव बीन आस्क्ड बाय सीएफओ, एक सीएफओ ये वाली किया हुआ है, एंड हैव बीन आस्क्ड बाय सीएफओ टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन एमएल's फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हंसी क्यों आ गई है, बना लेंगे यार, फॉर द यूट्यूब है ना, वहां से देख लेंगे कैसे बनानी है। फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 for the board of directors meeting, these financial statements were finalized by CFO who is chartered accountant। ये financial statements किसने finalize किए 6 month की, CFO ने। While preparing the presentation, you have noted that a 5-story building, oh man, did a 5-story building purchased in July 31 दिसंबर हाफ ईयर एंड हुआ है, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 हाफ ईयर एंड हुआ है। You have noted that a 5-story building purchased in July 2022, यानी 6 महीने पहले, by ML was entirely classified under IS 40। ML uses the ground and first floor for cricket for admin purpose, while the remaining 3 floors were rented out to the different tenants and will be sold in future। अच्छा, सूली तौर पे बताएं कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा स्टैंडर्ड लगना चाहिए, IS 16। IS 16 में ना पीपी की डेफिनेशन है कि पीपी एक ऐसी चीज होती है जो आपने एडमिन पर्पस के लिए रखी हुई है, तो ये एडमिन पर्पस वाली चीज पीपी में जाती है। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, IS 16, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर के ऊपर कौन सा लगेगा, वाइल रिमेनिंग 3 फ्लोर्स। 5 स्टोरी बिल्डिंग है ना, तो 5 स्टोरी बिल्डिंग में ग्राउंड और फर्स्ट किधर निकल गया, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो फिफ्थ कहाँ गया, वो अच्छा याद रखिएगा, 5 स्टोरी बिल्डिंग में ना जो लिफ्ट होती है उस पे पहले में लिखा होता है जी, ऊपर में लिखा होता है 1 2 3 4। ये तो 5 स्टोरी बिल्डिंग में ये ना कहिएगा बाहर 5 स्टोरी लिखा हुआ था अंदर 4 है। मुझे पता है तुम मॉल में जाते रहते हो। फर्दर ऑन 31 दिसंबर 2022, एक दफा इसी तरह जो भाई आए हैं ना, उन्होंने कुछ चीजें लेनी थी, मॉल में चले गए। अब जहां भी कोई बैठ रहे या गुजर रहे अंग्रेजी बोल रहे हैं तो सारे लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ये दाढ़ियों वाले अंग्रेजी बोल रहे हैं,
ये कहाँ से आ गई है मफहूम की अंग्रेजी बोल लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2022 द फेयर वैल्यू इंक्रीज ऑफ 150 मिलियन। फेयर सर मेरे भी साथ थे, बताएंगे पूरी स्टोरी। On 31 दिसंबर 2022 the fair value increase of 150 million for the entire building is taken to P&L, which has ensured that required interest cover as bank loan covenants has been met. Interest cover ratio बताएं क्या होती है? Interest divided by PBIT। हमने असल में देखें ये 4 रुपए इंटरेस्ट है, 100 रुपए प्रॉफिट है, तो ये कंपनी बड़ी अच्छी है कि इसका प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर करके भी बहुत बच जाता है। इंटरेस्ट प्रॉफिट ऊपर होता है, पता नहीं वो देख लेंगे रेशियोज के टॉपिक में, मैंने तो अब मुझे बताएं इसके अंदर प्रॉफिट इतना है कि ये इंटरेस्ट सारे को क्या कर लेगा माय डियर, कवर कर लेगा। लेकिन ये प्रॉफिट आया कैसे है, ये कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए। आए बोले आए। एंटायर बिल्डिंग का फेयर वैल्यू गेन इंक्रीज आई है, सरप्लस आया है। एंटायर बिल्डिंग का फेयर वैल्यू गेन हम ले गए हैं P&L में। भाई अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करना है तो IAS 16 का जाएगा आउटसाइड P&L, और आउटसाइड P&L जाएगा सरप्लस में। वो फिर P&L को इतना नहीं बढ़ाएगा। और IAS 40 वाला तो ठीक है P&L के अंदर चला गया, लेकिन IAS 16 वाला नहीं जाना चाहिए था। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का P&L में नहीं जाना चाहिए था, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जाना चाहिए था OCI में, जिसकी वजह से बैंक के एग्रीमेंट भी पूरे हो गए, सारा काम टिच रखा हुआ है। और ये काम सारा किया किसने, जरा मुझे ये देख लेने दें। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज फाइनेंस मैनेजर एंड हैव बीन आस्क्ड बाय CFO टू प्रिपेयर अ पावरपॉइंट on ML's financial statement for half year for the board order. These financial statement are finalized by CFO. ये फाइनलाइज किए हैं CFO ने, आपको छोटे शतुंगड़े को कहा है कि सिर्फ आप बना दो इसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। The CFO is of the view that IFRS allows such application। भाई ये डंडा कहां से आ गया बीच में, तस्वीर खींचो। CFO is of the view that IFRS allows such application as ML only uses आदि बिल्डिंग less than, बल्कि ML only uses less than आदि बिल्डिंग for its own use। भाई यहां पे आप लगा के आइएगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इस अटेम्प्ट में जरूर डिस्कस कीजिएगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। द रीजन इज कि उसने कोई अपने से रूल बनाया है, कहते हैं मेरे ख्याल से आधी से कम बिल्डिंग एडमिन के लिए है और आधी से ज्यादा बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो मेरे तो दिल में आ रहा है उसको फेंक दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। ऐसा कोई रूल पड़ा था किसी स्टैंडर्ड में आपने कि आधी बिल्डिंग इसके लिए हो और आधी बिल्डिंग इसके लिए हो? नहीं, वो तो रिक्लासिफिकेशन होती थी माय डियर, देयर इज नो रिक्लासिफिकेशन। यहाँ रिक्लासिफिकेशन नहीं हो रही, यहाँ हम पक्की ठक्की बात है कि पहले 2 फ्लोर हमने जो है वो एडमिन के लिए रखे हुए हैं और अगले फ्लोर हमने किराए पे दिए हुए हैं, तो बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन उसने करके दे दी है, देयर इज नो रिक्लासिफिकेशन। तो आप मुझे बताएं कि ये जो उसने बताया है CFO का व्यू, ये एज पर IFRS है या IFRS के अगेंस्ट है? ये तो अजीब सी इसकी लॉजिक है। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट, बोंगियां मारने पे आए बंदा तो फिर छिकना शुरू कर देता है। अब देखते हैं ये छिक्की इसने क्या। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ लोन कॉवेनेंट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। कहते हैं जिस तरह भी करो लोन के एग्रीमेंट की शराइत की नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेबल नहीं है, as the bank would immediately मारा थप्पड़ upon non-compliance, बैंक फौरन लोन वापस मांग लेगा। This would create significant, स्टेज 2 ना मुझे बता दीजिएगा, एथिक्स में है। This would create a significant financial difficulty। ये significant financial difficulties आ जाएंगी for which ML may even result in closure of business, जिससे हमें अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे भाई मैंने आपको कहा था कि बॉस जब भी एम्प्लॉय को गलत काम करने को, भाई ये सर उसका है, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जब भी बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे तो 3 चीजें आपने जरूर लिख के आनी है। इंटेग्रिटी नहीं है बॉस के अंदर,
न्यूट्रल नहीं रह रहा, न्यूट्रल तो वाजे नहीं रह रहा, उसे तो बैंक लोन की पड़ी हुई है। और तीसरी चीज प्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये ऐसा काम करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर धब्बा पड़ेगा। आंच बोल दिया करें, धब्बा जरा अजीब सा लगता है। और चौथी बात लिख के आइएगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अच्छा जी, पहले तो आपने बताना है सीएफओ इसको कैसे ब्रीच कर रहा है, उसके बाद also state the potential threats that you may face in the above circumstances and how you should respond। ठीक है, इंटेग्रिटी की 2 लाइनें लिख के आगे आप क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा शुरू करा देता हूं। नहीं बस फिक्रा बनाओ ना, छोटे तक ही ना आए, यू ना आए, बस यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ फाइनेंस में, भाई यू ही है तो नहीं, फिर फाइनेंस मैनेजर बोल दें, नाम तो नहीं मिले, नाम में क्या रखे, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। अच्छा इससे पीछे से क्या सर, फाइनेंस मैनेजर इज इन, बोलें जरा सोचें, थोड़ा सा बनाएं, फाइनेंस मैनेजर इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, नंबर पूरे कर रहे हैं बड़े तेज है, फाइनेंस मैनेजर इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी बिकॉज CFO, CFO, well done. CFO is in breach of fundamental principle of integrity because बोलें because he is asking the you have recently joined a finance manager and have been asked by CFO, you have been asked by CFO, तो वो फिक्रे का रिदम उस तरह चल रहा है ना, because he has asked the finance to prepare a PowerPoint presentation on those financial statements, आगे फिक्रा पूरा कर दें, to prepare a PowerPoint presentation on those financial statements in which, कुछ ढूंढने गलती, in which the excellent, in which the in the property that is ground floor and first floor, which is for admin purpose, is classified under IS 40 instead of, because it is for admin purpose। तो ये आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है। और दूसरा, ऐसी चीज पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को कह रहे हैं जो चीज गलत है। न्यूट्रल क्यों नहीं है, ये न्यूट्रल ना रहने की वजह बताएं, न्यूट्रल क्यों नहीं है, उसके माइंड के पीछे क्या वजह है जिस वजह से वो कह रहे हैं बस कर दो, एट ऑल कॉस्ट कर दो। हाँ, वो ये वजह है कि बैंक लोन के कॉवेनेंट्स, यानी बैंक लोन में जितनी हुई शराइत है उनको पूरा करना चाहता है। तो बोलें CFO is in breach of objectivity and he is not neutral because he wants at all cost to meet the loan covenants even by using the wrong accounting measures, या इस किस्म का कोई लफ्ज लेके आ सकते हैं, कुछ भी वो कर रहा है सिर्फ किस कॉस्ट के ऊपर, ताकि वो क्या ले सके, बैंक लोन। अच्छा तीसरा कौन सा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसमें 2-3 लाइनें लिख के आएगा, अपने आप को अपडेट रखना है और अपने प्रोफेशनल नॉलेज इतना रखना है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो अप टू डेट इन आपसे जो है वो सर्विसेज लेता रहे। तो ही इज इन कंप्लायंस ऑफ, ही इज इन ब्रीच ऑफ दिस प्रिंसिपल एज वेल बिकॉज ही इज कंसिडरिंग दैट लेस देन 50% ऑफ द बिल्डिंग is for its own use, so we can classify all the buildings under the investment property. However, the ground and first floor are being used for admin purpose, so they should have been classified under IAS 16 and their surplus should have been taken to revaluation surplus, ये भी लिखा है, the surplus should have been taken outside P&L, that is they should be taken to OCI, उसको P&L से बाहर ले जाओ OCI। और आखिरी बात, प्रोफेशनल बिहेवियर, तो वो एक ऐसी हरकत करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रही है। जरा पढ़ते हैं इसको,
कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा जी, आईकेप ने इसमें इंटेग्रिटी नहीं लिखा, लिख देना चाहिए था, पास्ट में वो लिखता रहा है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, a CA should act diligently and in accordance with applicable technical professional standards। यहाँ पे उसने खत्म कर दिया, लेकिन आप एक डेढ़ लाइन फिर भी लिखाइएगा पूरी, जो एक डेढ़ शुरू वाली होती है। Applying incorrect application of standard, raising question on his professional competence and due care under IS 40, each portion that can be sold separately should be accounted for separately। ये तो उसने बिल्कुल IS 40 की टेक्निकल लैंग्वेज लिख दी, ये तो FAR 2 का बच्चा, उसको कहाँ IS 40 की लैंग्वेज याद होगी। Therefore हमने ये वाली बात की आपसे, therefore ground and first floor should be recorded as a and remaining floors should be recorded as investment property। लेकिन एक बात और लिखाइएगा जो मैंने आपको कही है कि इनका गेन सरप्लस ओसी में लेके जा रहे हैं, उनका गेन P&L में, ये भी तो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है। ये दोनों बातें बताइएगा। ऑब्जेक्टिविटी न्यूट्रल लेना। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट एन अकाउंटेंट डज नॉट कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बायस, ये जहां तक उसने वो कॉपी पेस्ट लिखा है। इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ IFRS बाय CFO टू अवॉइड द non-compliance of loan covenant is affecting the neutral। ऑब्जेक्टिविटी में आपने देखना होता है कि वो गलत ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है। कभी कभी रीजन होती है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग लेना, कभी कभी रीजन होती है बैंक लोन नया लेना। आज के सवाल में रीजन थी कि आपने लोन कॉवेनेंट्स मीट करने हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर यहां तक लिखे। Pressurizing or threatening subordinates with an intention to influence them is non-compliance of ICAP code of ethics and is reflective of non-professional behavior। अब ये अपनी तरफ से उसने मुश्किल सी अंग्रेजियां डाली हैं, हम इसकी जगह आप क्या लिख के आएंगे कि मैंने क्या कहा था, क्या बिहेवियर में क्या लिख के आए? ही इज इंसिस्टिंग, मिसाल के तौर पे इज इंसिस्टिंग द सबऑर्डिनेट फाइनेंस मैनेजर टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन रॉन्ग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या बेस्ड ऑन रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, सो दैट इज एन एक्ट विच डिस्क्रेडिट्स द प्रोफेशन। बिल्कुल ये फिक्रा भी चल जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर हमने कहा था अगर उसकी जात को कोई फायदा है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी लगेगा और वैसे इंटीमीडिएशन थ्रेट भी लगेगा। यहां सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आईकेप ने जबरदस्ती डाला है। पूरे सवाल में कोई इंसेंटिव हमें नजर नहीं आया, पिछली अटेम्प्ट्स में नहीं डाला उसने कभी। देखें इस सवाल के अंदर जो सवाल था हमारा, क्या उसमें हमने उसे कोई इंसेंटिव दिए कि अगर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छी बन गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? उसको कोई इंसेंटिव दिया? उसकी जात को कोई इंसेंटिव नहीं दिया। लेकिन चलें, खींच तान के आईकेप ने पता है क्या लाइन डाली है कि अगर बिजनेस बंद हो गया तो इसकी नौकरी भी जानी है। ये सेल्फ इंटरेस्ट है। इस तरह खींच तान के डाल दिए, बहुत ही जबरदस्ती खींच तान के डाला। ये तो सेल्फ इंटरेस्ट, उसकी जात को फायदा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर बिजनेस जाएगा तो वो भी जाएगा। फिर इंटिमिडेशन थ्रेट, सीए विल, ये तो वहां से लिखा ना। अच्छा, इन थ्रेट्स में भी एक दो लाइनें वो वाली लिखाया करें क्योंकि उधर से तो नंबर लेने। अच्छा, he may feel intimidation threat, due to pressure by CFO on raising objection over his finalized financial statements। इससे पहले हमने लिखा था he may lose his job if he objects against the point of view of boss। वही लाइन ऑलमोस्ट आगे पीछे करके लिखी है उसने। तो ये जो लाइनें अलग से लिख रहे हैं ना, ये एक एक दो दो सवालों की आप याद भी कर लेंगे ना तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। नेक्स्ट, सेल्फ सीएस जजमेंट टू बिहेवियर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल अदर, ये वो है। ही मे फेल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ड्यू टू अ फियर ऑफ लूजिंग जॉब इन केस वी आर इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। ठीक है, लिख दो सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, लिख दो। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अच्छा, थ्रेट कभी भी खत्म नहीं हो सकता, तो ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड्स शुड बी अप्लाइड। डिस्कस एंड परसुएड सीएफओ टू फॉलो द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला उधर ही मसला सही करने की कोशिश किया करें। अगर फिर हल ना हो तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को बताएं। अगर फिर भी हल ना हो तो विसल ब्लोइंग पॉलिसी देखें। अगर फिर भी हल ना हो तो आईकेप वाली बात भी आ सकती थी। ये बात आईकेप ऊपर लिखता होता है, रिफ्यूज टू प्रेजेंट और डिसएसोसिएट, ये बात ऊपर आनी चाहिए कि आप रिफ्यूज कर दें, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये बात इधर आनी चाहिए इस स्टेप पे। और आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या है? यू मे रिजाइन फ्रॉम द जॉब। अच्छा,
इनको ना थोड़ा सा करेंगे, अभी इसमें डेफिशिएंसी है, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अभी आप ना कुछ इसके एमसीक्यू मुझे एक दो करा दें ताकि फिर नमाज के लिए चलते हैं और ख़त्म करते हैं बात। एमसीक्यू नंबर 12 पढ़ें बस, फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अगर आप लोगों का मूड है तो मैं अवेलेबल हूँ असर के बाद भी। नहीं, अच्छा मूड नहीं है, मूड नहीं है। पुराने ज़माने में तो बच्चे कहते होते थे हमने, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉज करो, which of the following best exemplifies a violation of the principle of integrity? इंटेग्रिटी कहां वायलेट हो रही है? डेलिबरेटली मिसक्लासिफाइंग एक्सपेंसेस टू रिड्यूस, जिसने तसल्ली से वजू करना है, 11 मिनट हैं, आराम से भी जा सकता है, जिसको जल्द, कोई मसला नहीं, बात ऑनलाइन ले लीजिएगा। डेलिबरेटिंग मिसक्लासिफाइंग एक्सपेंसेस टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, जानबूझ के खर्चों को मिसक्लासिफाई करना टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए, ये तो इंटेग्रिटी की वायलेशन है। सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन एन अनक्लियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अनक्लियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे किसी से जाके मशवरा मांगना, नहीं बस ये इंटेग्रिटी नहीं वायलेट हो रही, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का थोड़ा मसला है। कंसल्टिंग लीगल काउंसिल बिफोर डिस्क्लोजिंग, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से पहले किसी से मशवरा मांगना, ये इंटेग्रिटी में तो नहीं आता। डिक्लाइनिंग एन असाइनमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, ये इंटेग्रिटी नहीं है, ये तो ज्यादा अच्छा इंसान है, ये कौन सा इंटेग्रिटी वायलेट करे? ये तो कह रहे हैं, मान रहे हैं यार माजरत भाई, ये मैं काम करके नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ये नहीं आता, ठीक है, तो बस ठीक है ये। अच्छा अगला पढ़ें, बी क्विक जल्दी। हाइब्रिड में दूसरी रो में जरा रजिस्टर अंदर रख लें वो, फिर हम मीनवाइल अगला पढ़ लेते हैं। रख लें, किताब भी रख लें अंदर, तो कहता हूँ सब कुछ ही, बॉल पेन भी, कैलकुलेटर भी। A professional accountant discovered that his employer is engaging, उसका एम्प्लॉयर शादी का engaging in tax evasion, वो टैक्स मार रहा है। Which should be his first course of action, सबसे पहले क्या करे? चपेट मारे उसको जाके, रिपोर्ट द मैटर टू टैक्स अथॉरिटीज, एफबीआर को बता दो, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, कंपनी छोड़ के निकल जाओ, डिस्कस द मैटर इंटरनली विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस करो और लीगल एडवाइजर से इंटरनली, लीगल एडवाइजर भी इंटरनली, डिस्पोज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, फाड़ के फेंक दो ये डॉक्यूमेंट्स, पता नहीं क्या है यार, क्या हो रहा है, तो अजीब सी बात। तो क्या है? सी कितने लोगों के जहन में आया था? ठीक है, वो लोग बैठे रहे। आगे चले, उसकी छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बॉल पेन मुंह में ना डालो, जाके वजू करो। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस क्रिएटिंग थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा इसको रहने दें, अगला करें जरा। 9 इब्राहिम, उस्मान को बाइक तैयार रखे, हमने तो बाइक पे जाना है, इन्होंने पैदल जाना है। Ibrahim is a member of ICAP working as finance manager. During the preparation of monthly employees' salaries, he noted that last month he had not included house rent allowance given to all employees in the taxable salary. कहते हैं कि जिस वक्त सैलरीज निकाली जा रही थी, हाउस रेंट अलाउंस डालना भूल गया था। टैक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उससे सैलरी इनकम बढ़ती है, जिसकी वजह से उनका इनकम कम हो गई और उनका टैक्स हमने कम काटा। Which of the following potential threats are involved in the above situation? देखिए my dear, Ibrahim is a member working as finance manager. During the preparation, he noted that he had not included house rent allowance. उसने ही हाउस रेंट अलाउंस नहीं डाला हुआ, तो अपना ही काम रिव्यू करेगा ना फिर, तो सेल्फ रिव्यू तो हो गया। और अब सेल्फ इंटरेस्ट ही दूसरा कर सकते हैं। रीजन इज ये कि उसकी जात को, उसकी रेपुटेशन खराब होगी ना, जब वो बताएगा कि मैंने गलत काम किया है। अब और तो कोई फिट कर नहीं सकते, और फिट क्या कर सकते हैं? एडवोकेसी थ्रेट होता है, कोर्ट में जाके किसी को सेव करना अपने आप को। एडवोकेसी होता है किसी जगह जाके ना अपने आप को अनड्यू सपोर्ट करना। चलो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, छोड़ो, बाद में कर लेंगे। छुट्टी।